हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो आप लोगों ने अभी जेई मेन का अपडेटेड फिजिक्स का सिलेबस क्या था ये सुना। आज मैं गौरव शर्मा आपको बताने वाला हूं कि जेई मेन का जो अपडेटेड सिलेबस केमिस्ट्री का आया है वो क्या है। और मुझे पता है सबसे ज्यादा आपको इंतजार केमिस्ट्री के सिलेबस का ही था। कारण क्या है, सबको पता है कि मैक्सिमम रिडक्शन इन सिलेबस जो हुआ है वो केमिस्ट्री में हुआ है। कहां कहां सिलेबस से रिड्यूस हो गया, आप लोग कई दिनों से मुझसे पूछ रहे हैं। ये भी पूछना चाह रहे हैं सर अब क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। ये सारे बातों का डिस्कशन हमारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि 2023 और 2024 के सिलेबस में कहां कहां डिफरेंसेस हैं। तो एक एक करके हम लोग यूनिट्स को लेते जाएंगे। आपको पता है जेई मेन हमेशा यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज अपना डिस्क्रिप्शन देता है सब टॉपिक्स का। तो हम लोगों ने क्या किया है, डायरेक्ट एनटीए के वेबसाइट से ही सिलेबस उठाया है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। डायरेक्ट एनटीए के वेबसाइट से सिलेबस के हमने क्लिपिंग लिए हैं और वहां से आपको कंपेयर करके दिखाया है कि कहां पे कितना रिडक्शन, कितना एडिशन। हालांकि एडिशन तो कुछ हुआ ही नहीं है, नाम के लिए हुआ है, तो सारा रिडक्शन की कहानी है यहाँ पे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें यूनिट 1 को लेके, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, तो 2023 का सिलेबस ये दिया था और 24 में ये दिया है। ये जो आपका हाईलाइटेड पोर्शन है, क्या फिजिकल क्वांटिटीज एंड द मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट्स, डिमेंशनल एनालिसिस, ये ऐसा पोर्शन है जो अब 2024 वाले सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये रिडक्शन हो गया। कई बार तो लोग इसलिए भी कहते हैं कि ये रिडक्शन शायद इसलिए भी हुआ है कि आप सब लोग ये एक्चुअली फिजिक्स में पहले ही पढ़ रहे थे, तो केमिस्ट्री में आपको अब ये नहीं पढ़ना। फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। फिर भी मैं बोलूंगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है थोड़ा बहुत, पर जो कहते हैं राउंडिंग ऑफ वाले जो रूल्स हैं वो जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में आपको पता है राउंडिंग ऑफ टू दिस नंबर, इसको ऐसे, इसको टू डेट में एक्सप्रेस कीजिए, ये सारी चीजें यहां से थ्रू आउट हमें जो आंसर करना होता है खासतौर से इंटीरियर टाइप क्वेश्चन में वो बहुत मदद करती हैं। अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं, देखिए 2023 में स्टेट्स ऑफ मैटर में ये सारे सब टॉपिक्स इन्वॉल्व थे, 24 में कंप्लीटली रिमूव हो गया है। जी हां, अब स्टेट्स ऑफ मैटर जेई मेन 2024 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जो गैसेस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह है, आपको पता है पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह जो अप्लाई करते हैं, वो अभी भी आप सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री वाले टॉपिक में यूज करेंगे। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पर इतना डिटेल एनालिसिस अब नहीं चाहिए। खुशी की बात यही है कि अब आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, जनरल आइडिया आपको पता है, आपने ले लिया होगा। लिक्विड स्टेट, ये आपके जो वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वाले टर्म्स हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन देम, तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन तो कुछ हद तक आप फिजिक्स में पढ़ते ही हैं। और ये वेपर प्रेशर वाली जो बात है, ये आपको पता है एक यूनिट है हमारा सॉल्यूशंस नाम से, उसमें आप ये डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और सॉलिड की तो ये सारी चीजें बिल्कुल हमारी हटा दी गई हैं, आपको यहां पे अब चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो दिस स्टेट्स ऑफ मैटर का जो आपका यूनिट है, दिस हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। मेरी चेहरे की स्माइल से तो आपको समझ में आ ही गया ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो खुशखबरी के तौर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर हम यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला देखें, तो इसमें जो स्टार्टिंग का पोर्शन था वो हमारे नए वाले 2024 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्या पोर्शन था? थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस। आपको पता है ना, स्टार्टिंग में हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज और ये सब करते थे ना, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी एक स्टोरी टाइप की चलती थी। उस पर आपको पता है जनरली ज्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं थे, पर उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया है इट हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। आप सीधे ही स्टार्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। तो ये बाकी का पोर्शन एज इट इज बना हुआ है। हाईलाइटेड पोर्शन ये था जो कि अब हमारे नए सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और पोर्शन जो था क्वांटम नंबर्स वगैरह का, ये भी एज इट इज बना हुआ है, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन एज इट इज है 2023 2024 में एज इट इज बना हुआ है। तो केवल छोटा सा पोर्शन हमारा किस में रिड्यूस हुआ है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है,
अगर हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कहीं भी कैसा भी कोई चेंज नहीं है। सारी कहानी जो पहले लिखी थी एज इट इज वही वर्ड बाय वर्ड 2023 का 2024 में आपको मिलेगा सिलेबस में। चाहे हम कोई भी टॉपिक की बात करें, अप टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड सेम है। मैं कंपेरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप तो चाहते थे ना सर एक बार आप कंपेरेटिव एनालिसिस करके एक दे दीजिए हमें, तो आपकी सारी परेशानी और समाधान हो जाएगा। अगर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट के बारे में बात करें तो यहां भी कोई चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज है। फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब कुछ एग्जैक्टली वही है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सारे सब टॉपिक सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। 23-24 का सिलेबस पूरा मैच कर रहा है इस टॉपिक में भी। अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशंस वाले चैप्टर की, सॉल्यूशंस वाले चैप्टर का भी पूरा के पूरा यहाँ मैच कर रहा है। मैंने आपको जैसे थोड़ी पहले बताया था वेपर प्रेशर वगैरह की बातचीत हम यहाँ करते ही हैं, कॉलिगेटेड प्रॉपर्टीज और ये सारी एबनॉर्मल वैल्यूज ऑफ मोलर मास, वांट ऑफ एक्टिव, सारा कुछ एज इट इज दोनों का पार्ट है। मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं वो पूरा आपको पढ़ना है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम में भी अगर हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे एक एक चीज एज इट इज वही बनी हुई है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है। इक्विलिब्रियम में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं आया है, सब कुछ एज इट इज बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस वगैरह की बात हुई, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेसेस, यहाँ पर वही है। इनफैक्ट इसी का ही एक सब पार्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसका भी वर्ड बाय वर्ड सिलेबस सारा की सारा वही है। ठीक है, अब हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शंस इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रेडॉक्स रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जो रेडॉक्स के हैं वो एज इट इज बनाए हुए हैं, वर्ड बाय वर्ड सेम सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले इसके पार्ट को देखें तो भी वहां पे भी दोनों जगह इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गिब्स एनर्जी, ड्राई सेल, ये सारी चीजें आपको एज इट इज जैसा आप प्रिपेयर कर रहे थे वही कंटिन्यू रखना है। अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स की तो केमिकल काइनेटिक्स के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ लाइफ और फाइनली आरएनएस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी कैलकुलेशन, ये सारा कुछ एग्जैक्टली वही है जो 2023 में था और वही 2024 में भी है। सरफेस केमिस्ट्री ये ऐसा यूनिट है जो आप लोगों को मैं बता दूं जो पहले था अब नहीं है, कंप्लीटली रिमूव्ड। एक तरह से आपका ये बर्डन खत्म हो गया। मेरे चेहरे की स्माइल आपकी स्माइल बन जाएगी अब। जी हाँ, ये सरफेस केमिस्ट्री का पूरा पोर्शन अब जेईई मेन 2024 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कहें सॉलिड स्टेट भी जो है वो भी कंप्लीटली रिमूव हो गया है जेईई मेन के सिलेबस में, शायद यहां पे अभी नहीं आया, मैं आपको वैसे भी बता रहा हूं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो ये सारा के सारा एज इट इज वही है। मतलब जो आप पीरियोडिक टेबल और उसकी प्रॉपर्टीज खाना पढ़ते हैं वो एज इट इज सेम बना हुआ है। 2023 और 2024 का सिलेबस वर्ड बाय वर्ड सेम है। अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स वाली यूनिट की बात करें, जी हाँ, जिसको आप कई बार मेटलर्जी के नाम से भी जानते हैं, वो भी कंप्लीटली रिमूव्ड। तो बच्चे कह रहे हैं अरे वाह सर इस बार तो बढ़िया हुआ है। देखिए जेईई ने इस बार आप केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बच्चों का बहुत ध्यान रखा है। काफी सारी चीजें वो रिमूव हो गई जो कई बार हार्ड टू मेमोराइज भी होती थी। काफी थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, हालांकि काफी इंटरेस्टिंग है, पर ठीक है, ये आपके जेईई मेन 2024 का सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा। कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों का बर्डन थोड़ा सा कम हो रहा है। बेसिकली आपको पता था, थोड़े दिन पहले न्यूज भी आई थी, एनटी ने इसका लॉजिक भी दिया था। ये वही बच्चे हैं जो इस बार जेईई मेन दे रहे हैं जिन्होंने कोरोना पीरियड में कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के अंदर दिक्कतें फेस की थी। तो उस दिक्कतों फेस करने को रिड्यूस करने के लिए, उन दिक्कतों को रिड्यूस करने के लिए ही एनटी ने कुछ इस टाइप के रिडक्शन सिलेबस किए हैं। हाइड्रोजन नाम का एक यूनिट है जिसमें हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजें अब फिर से जेईई मेन 2024 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। यानी कि कंप्लीटली ये यूनिट रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस में से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, उनके जनरल प्रॉपर्टीज और उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये सारा जो था ये भी कंप्लीटली रिमूव्ड। यानी कि फिर से आपके लिए खुशियों की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये भी अब आपको अब तैयार नहीं करना फॉर जेईई मेन 2024।
अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, इसको हमें थोड़ा सा डेलिकेटली देखना है कि इसके बारे में क्या सोचना है। यहां पे ग्रुप 13 टू 18 की बात अगर की जाए तो जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप्स, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। देखा जाए तो अगर हम पुरानी एनसीईआरटी को नेट पे देखें, ढूंढें, तो शुरू के कुछ पेजेस पे ही ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी कि उसके बाद वाला पोर्शन अगर हम ढूंढने की कोशिश करें, ग्रुप वाइज स्टडी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13, वो यहां था, अब यहां नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूं हमें केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात करनी है सारे ग्रुप्स को लेके, कैसा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक, उनके जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस द पीरियड्स, तो पीरियड के अक्रॉस कैसे हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या चेंज हो रहा है, और यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ईच ग्रुप के, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, बोरॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट वही होगा। ऐसी अगर ग्रुप 14 की बात करें तो कार्बन के बारे में आपको थोड़ा सा यूनिक बिहेवियर जो है उसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी नाइट्रोजन, ऐसी ऑक्सीजन, ऐसी फ्लोरीन, क्योंकि यूनिक बिहेवियर हमें पढ़ने हैं। ये सारी चीजें जो डिटेल्ड हैं, मतलब अब हमें वो नहीं पढ़ना जहां प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज की बात की जाए, बोरोन की, एल्यूमिनियम की, उनकी स्ट्रक्चर्स की। ग्रुप 14 की भी अगर हम बात करें तो हमें ना तो सिलिकेट्स पे ध्यान देना, ना जियोलाइट्स, ना सिलिकॉन्स, ये सारी चीजें अब रिमूव कर दी गई हैं, अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रही। ग्रुप 15 में भी काफी डिटेल सिलेबस दिया हुआ था लास्ट ईयर तक, जो अब हमारा पार्ट नहीं है। मतलब हमें ना तो प्रॉपर्टीज और यूजेस बहुत ज्यादा एलोट्रोपिक फॉर्म्स की बात करनी है, ना स्ट्रक्चर्स ऑफ बहुत ज्यादा बात करनी है। इनफैक्ट अमोनिया, उसकी प्रिपरेशन, उसके सारे रिएक्शंस नहीं करना। इनफैक्ट ग्रुप 16 की भी बात करें तो हमें बहुत सारा मतलब अलग अलग जो कंपाउंड्स अलग दिए हैं, उसके एलोट्रोप्स, इनकी प्रिपरेशन वगैरह की ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। फिर भी मैं एक बात जरूर बोलूँगा यहाँ पे कि जो हमारा ग्रुप 13 टू 18 तक के कंपाउंड्स हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं कि उनके इंडिविजुअल कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करनी है उन एलिमेंट्स के, वहाँ तक सही है। पर क्या इसके स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं? हाँ, पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑक्सी एसिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स है, फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में हम स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रक्चर रिलेटेड चीजें तो पता होनी चाहिए, पर मैं ये नहीं कहूँगा आप उसके लिए बहुत डेप्थ में जाएं। आपके लिए जेईई मेन के लिए इतना ही सिलेबस दिया हुआ है, इसी के ही परियों में वो पूछेगा क्वेश्चंस, ठीक है। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में उनके कंपाउंड्स, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करनी होगी, ठीक है। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स जैसा एज इट इज पहले था वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। फिर से हमें वही ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करनी पड़ेगी। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, occurrence and characteristics, general trends and the property of first row transition element। फर्स्ट रो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयनेशन एनर्जी, ऑक्सीजन स्टेट्स, एटॉमिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ K2Cr27 एंड K-4। तो आपको पता है K2Cr27 और K-4 इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये आपको पूरी डिटेल स्टडी जैसे पहले करनी थी ऐसी अभी भी करनी है। इसके अलावा हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, वो भी सब कुछ एज इट इज मेंटेन है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो, ऑक्सीजन स्टेट हो, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स भी क्यों ना हो, ये सब एज इट इज हमारा बना हुआ है सिलेबस का पार्ट, आपको ये पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेन में, तो मैं कहूंगा सबसे कम मेहनत करके जिस चैप्टर में आपके मार्क्स लिए जाते हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसको तो बहुत अच्छे से करके जाना, इसकी तो अब कहीं ना कहीं मैं कहूँगा और इंपॉर्टेंस बढ़ गई जब बाकी सारे चैप्टर आपके डिलीट हुए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर्स थ्योरी, लाइगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, डेंसिटी, चिलेशन, आईपीसी नॉमेनक्लेचर, मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, बेसिक आइडियाज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इस पूरे चीज़ों को हमने एज इट इज मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर 2023 वाली को, जो अब 2024 का पार्ट भी एज इट इज है। इस वाले टॉपिक में भी कोई चेंज नहीं है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो कितनी सारी चीजें थी, पर अभी कंप्लीटली रिमूव्ड है जेईई मेन 2024 के सिलेबस पे। जैसी कोई चीज कंप्लीटली रिमूव होती है, आप कह रहे हैं, सोच रहे होंगे सर क्या बात है, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है।
देखो बच्चे क्या है, मुझे पता है कहीं ना कहीं बहुत फैक्चुअल से टॉपिक्स थे, कई बार आपको इनके नोट्स बनाना, इनको रिवाइज करना, इनको याद रखना, रिटेंशन कई बार बहुत मुश्किल हो जाता था। तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीटली अब रिमूव होती हुई दिख रही हैं, तो नो डाउट खुशी की तो बात ही है। ठीक है, एक तरह से मैं तो कहूंगा फेस्टिवल पीरियड को हमारी एनटीए ने मना दिया, हमारे लिए सच में फेस्टिवल टाइम को उन्होंने हेल्प कर दी है कि लीजिए अब सेलिब्रेट करिए फेस्टिवल, आपके उन टॉपिक से आपको छुटकारा मिल गया जो बहुत हद तक फैक्चुअल था। सब कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पे हम लोग अब तैयार कर सकते हैं। ऐसी प्यूरिफिकेशन, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएं तो हम लोग कहेंगे कि प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये जो प्यूरिफिकेशन और क्वालिटेटिव एनालिसिस थी वो भी एज इट इज बनी हुई है अब सिलेबस का पार्ट। ऑर्गेनिक में तो मोर और लेस कोई खास चेंजेस है ही नहीं, मैं आपको बताऊं। ऐसे ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो पहले था एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एज इट इज बना हुआ है। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो भी हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो भी एज इट इज सेम हमारी बनी हुई है 2024 के सिलेबस में। अगर मैं बात करूं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज इट इज सब बना हुआ है, चाहे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन हो, शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप्स एंड दोज कंटेनिंग हैलोजेंस और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, होमोलोगस सीरीज आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हालांकि नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो उनके कॉमन नेम्स हैं, ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर इसको हम बोलेंगे वो, और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी पूछा जाता है। हालांकि आपको पता है जो भी जेईई मेंस के क्वेश्चन हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस एंड कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ये सब एज इट इज आपके सिलेबस का पार्ट बना हुआ है। देयर इज नो चेंज इन दिस टॉपिक। अब नेक्स्ट यूनिट अगर इसमें ये वाला पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन द कोवलेंट बॉन्ड और कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये सब एज इट इज बना हुआ है, कोई चेंज हमारा इसमें नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, इसमें भी सारी चीजें एज इट इज बनी हुई हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस की बात हो, या फिर एल्केन्स की बातचीत हो, या फिर इनफैक्ट एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, सारा कुछ जो 2023 में था वो 2024 में पूरा बना हुआ है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी देखें तो वहां भी नॉमेनक्लेचर, बेंजीन, स्ट्रक्चर, उसकी एरोमेटिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सारी चीजें वही हैं, चाहे फील्ड क्राफ्ट एक्शन, सब कुछ एज इट इज वर्ड बाय वर्ड सेम बना हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस की बात करें तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूजेज, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड डीडीटी। कई बार लोग कहते हैं सर एनवायरमेंटल इफेक्ट यहाँ पर दिया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, देखिए इसमें ये स्कोप एनवायरमेंटल का पार्ट का यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर डिलीट हुआ है ना, आप उसको लेके मत घबराना करें सर यहाँ पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्कोप है हम उसी के थ्रू पढ़ के जाएंगे, पहले भी पढ़ के जा रहे थे और उस हिसाब से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन में तो आपको पता है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूजेज, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ये सारा डिटेल जो है, ईथर्स, ये सारी चीजें वही हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लाइमेक्स है, और वो भी एज इट इज आपका बना हुआ है, कोई भी चेंज आपको इसमें नहीं मिला। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी एसिड स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे सिंपल आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। इसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन की बात करें, चाहे वो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो, प्रॉपर्टीज हो, रिएक्शंस हो, यूजेज हो, या फिर अमीन्स की बात हो, डायज़ोनियम सॉल्ट्स की बात हो, वर्ड टू वर्ड आपका सिलेबस वही है, जैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही थी, बढ़िया चल रही है, ऐसी चलाते जाइए। 2024 के सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है इस टॉपिक को लेके। पॉलीमर्स ऐसा चैप्टर था, आपको पता है, उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें याद रखते थे, कोशिश करते थे ये याद करना है, मोनोमर, उसका पॉलीमर कैसे बना, उसकी प्रॉपर्टीज, अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर भी या ये यूनिट भी कंप्लीटली रिमूव हो चुका है हमारे जेईई मेन 2024 में से। ठीक है, अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में तो हम देख रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, और ये सारी चीजें एज इट इज बनी हुई हैं। तो वाइटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये सब एज इट इज बना हुआ है। जो मैं कह रहा था ना, बस नाम मात्र के लिए कोई चीज ऐड हुई है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स के यूनिट में केवल एक वर्ड ऐड हुआ है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स, उनके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत
होगी, मैं फिर भी ये मानता हूं क्योंकि इस बार ये वाला यूनिट में ये केवल पार्ट ऐड हुआ है, तो मुझे पता नहीं कोई लग रहा है कि इस पे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसको आप प्लीज छोड़ के बिल्कुल मत जाना अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ एक और यूनिट ऐसा जो फिर से कंप्लीटली रिमूव हो गया। बच्चे कई बार परेशान होते थे, सर ये कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे याद करेंगे इस पे। उन्होंने कई बार कायरल सेंटर्स वगैरह की टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं। एनीवेज, आपके लिए खुशी की लहर फिर से आ गई। जी हाँ, अब ये केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ का पूरा की पूरा यूनिट कंप्लीटली रिमूव्ड है जेईई मेन 2024 के सिलेबस से। तो हम लोगों ने एक एक करके सारी की सारी चीजों में देखा कि प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी देखें तो ये सारी चीजें देख रहे हैं आप, एज इट इज बनी हुई है। डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स सच एज हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोहलिक, फिनोलिक, कार्बोनिल, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिल अमीनो ग्रुप्स, ये सारी चीजें वही हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करें तो मोरसॉल, पोटेश एलम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिटानिलाइड, पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड, एनिलीन येलो आइडोफॉर्म, एज इट इज सारा वर्ड टू वर्ड वही है सिलेबस का पार्ट। The chemistry involved in titrometric exercises, acid base and the use of indicators, oxalic acid versus KMnO4, more salt versus तो ये जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन है, ये सारे के सारे जैसा पहला था सिलेबस का पार्ट अभी बना हुआ है। वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसको आप सॉल्ट एनालिसिस की बात करते हैं, वो भी कैटायंस और एनायंस की लिस्ट एज इट इज वही है, कहीं भी जरा सा भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो और बता दूं मैं आपको, इससे हर बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। Chemical principles involved in the following experiments, सेम वही है, enthalpy of solution of copper sulfate, enthalpy of neutralization of strong acid and strong base, preparation of lyophilic and lyophobic salts। कई बार लोग ये कहते हैं कि प्रिपरेशन जो यहाँ पे पूछी गई है लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट्स की, इसमें क्या सरफेस केमिस्ट्री कवर हो गई? नहीं। मेरा मानना ये है जो स्कोप पहले था इसका, इस लाइन का, वही स्कोप अब है। लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल्ट्स क्या है ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसके प्रिपरेशन जो डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं चाहूंगा आप उसके बारे में ही बस रीड करिएगा। बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली वही हैं जो हम पहले से देख रहे थे, सब कुछ वही है, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं सारे टॉपिक्स के नाम को केवल वही हाईलाइट करूं जहां पे हम चेंजेस देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप कहेंगे सर इसका समरी बताइए क्या हो गई। इसकी समरी ये हो गई कि सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री से फिजिकल क्वांटिटीज एंड द मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसआई यूनिट्स, डिमेंशनल एनालिसिस, ये सारा का सारा रिमूव्ड पोर्शन है। बाकी सब एज इट इज बना हुआ, तो जो रिमूव हुआ है वो मैंने यहाँ लगा दिया। स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीटली रिमूव हुआ है। अब आपको केवल आइडियल गैस इक्वेशन थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कई जगह यूज हो सकता है, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, थॉमसन एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स एंड देयर लिमिटेशंस, जो मैंने बताया था, स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा रिमूव हुआ है। सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीटली रिमूव हुआ है। इनफैक्ट जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, ये भी कंप्लीटली रिमूव हो गया है। हाइड्रोजन, ये भी कंप्लीटली रिमूव हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी कंप्लीटली रिमूव हो गया। आप देख रहे हैं सर कितना सारा कंप्लीटली रिमूव हो गया, हमारे तो मजे हो गए। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूं इस बार आपका केमिस्ट्री का स्कोर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल जनरल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल्स की बात थी और आपके नीचे फर्स्ट पीरियड ऑफ द ग्रुप्स की बात थी। इसके बाद जो भी डिटेल था ग्रुप वाइज, ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 का जो भी डिटेल स्टडी करनी होती थी लास्ट ईयर तक, वो अब हमें नहीं करनी, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कंप्लीटली रिमूव हुआ है। पॉलीमर्स भी कंप्लीटली रिमूव हुआ है, इसके बारे में अब हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बायोमॉलिक्यूल्स में छोटा सा पोर्शन केवल ऐड हुआ, हार्मोन्स, जिसमें केवल जनरल इंट्रोडक्शन की बात हुई है, बहुत ज्यादा हमें उसमें भी नहीं पढ़ना। केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ कंप्लीटली रिमूव हुआ है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ शायद अपनी लिस्ट में से पहले भी मैंने किया था, सॉलिड स्टेट चैप्टर शायद रह गया था लिखना, और इसके अंदर भी खुशी की बात यही है कि ये भी कंप्लीटली रिमूव्ड है। ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीटली रिमूव्ड है, तो सॉलिड स्टेट भी हमारा कंप्लीटली रिमूव हो गया, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब कुछ बातें और कि अब सर हमारी प्रिपरेशन पे हमें क्या करना है। बेसिकली आप लोगों से कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे चैप्टर्स जो अभी रिमूव हुए हैं, जैसे कि आपने अभी पिछली वाली लिस्ट में भी देखा, ये कंप्लीटली रिमूव हुआ है, सॉलिड स्टेट, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ। सर ये तो जेईई एडवांस के सिलेबस का पार्ट है। देखिए केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ हो,
चाहे मैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करूं, ये दोनों चैप्टर तो एक साल पहले ही जे एडवांस के सिलेबस में आए हैं, क्योंकि जे एडवांस खुद को लाइन अप कर रहा था एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, अब हमने इस साल की बिगिनिंग में ही देखा कि एनसीईआरटी ने कुछ चैप्टर्स रिमूव कर दिए। इस साल आपको पता है एनसीईआरटी की बुक्स रिवाइज हुई और वहां पे क्लास 11 से भी और क्लास 12 से भी बहुत सारे चैप्टर्स रिमूव किए गए, और यही वो उसका रिफ्लेक्शन है जो हमें यहाँ दिख रहा है। सही बात तो यही है, जो जो चैप्टर्स हमारे एनसीईआरटी से इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन रिमूव हुए, वही हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है। देख रहे हैं आप, यही चैप्टर्स रिमूव हुए, यही हमें रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख गया। ठीक, अब इसका मायने क्या है? इसका मायने केवल ये है कि अब जेई ये चाहते हैं, एनटीए चाहता है कि बहुत ज्यादा रटने वाले हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें समझने वाले बच्चे चाहिए, जो कि समझ के आसानी से साइंस को पढ़ेंगे, और उनके लिए हम क्वेश्चन उसी हिसाब से देंगे। मैं आपको बताऊं, ये तो एक तरह से देखा जाए बहुत ज्यादा इजी था सोचना। हम लोग जब यहाँ पर आ रहे हैं अपने बच्चों को एलन में, तो बेसिकली हमने इन सारी बातों का ध्यान रखा है हमेशा। हमें पता था कहीं ना कहीं हम इसको मतलब फोर्स ही कर पा रहे थे कि ये चैप्टर्स रिमूव होंगे। कुछ दिन पहले जब आपको पता है नीट के सिलेबस में से ये चैप्टर रिमूव हुए थे, तब तो ऑलमोस्ट 90% श्योर हो गया था कि ये चैप्टर रिमूव हुए, और हमारी प्रिपरेशन भी हमने ऐसे ही कराई है बच्चों को कि इन चैप्टर्स को हमने थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया था अपने प्रिपरेशन टाइम पे कि चलिए इसको तो मुझे लगता है आसानी से जरूरत नहीं पड़ेगी जेईई मेंस के लिए। इनफैक्ट एक इसका और स्कूल ऑफ थॉट है, लोगों का कहना यह है क्योंकि ये कंप्लीटली रिमूव चैप्टर्स अभी भी जे एडवांस के सिलेबस का पार्ट हैं, तो क्या अभी हमें इनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बेसिकली अगर मैं कहूं ईयर 2024 में अभी भी कुछ सरप्राइजेस हैं। जे एडवांस 2024 के लिए सिलेबस कोई भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये टॉपिक्स उसमें से भी रिमूव हो जाएं। जब एनसीईआरटी ने रिमूव किया, एनटीए ने कुछ रिमूव किया, तो कहीं ना कहीं आपको पता है पुराना ट्रेंड ये जरूर रहा है कि जे एडवांस ने हमेशा एनसीईआरटी के लाइन को पकड़ने की कोशिश की है, हमेशा उन्होंने एनसीईआरटी के साथ चलने की कोशिश की है। इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, अब बच्चों का सोचना है कि सर अब आप एक लाइन में हमें ये बताओ कि हमें पढ़ना ही नहीं पढ़ना। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सर जे एडवांस का सिलेबस लास्ट टाइम भी जब चेंज हुआ था तो उन्होंने 15 महीने पहले बता दिया था, तब जाके उन्होंने कुछ टॉपिक्स रिमूव किए थे, तो मतलब 2024 में तो इस टॉपिक्स रिमूव नहीं होने चाहिए, उनके चेंजेस सिलेबस में आएंगे तो शायद 2025 से पहले नहीं आएंगे। कुछ लोगों का कहना यह भी है। मैं एक लाइन में आपको फिर अब आंसर दूंगा कि हमें क्या सोचना चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हमें ये पता है कि ये टॉपिक्स जेईई मेन 2024 में नहीं है जो अभी डिस्कस किए, क्या हम इन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा अच्छा कर लें और इनको एडवांस के लेवल पे भी अच्छा कर लें, क्योंकि पता है ये एडवांस में रहेंगे, और जो टॉपिक्स रिमूव हुए वो तो केवल अब एडवांस में ही आएंगे और उसके लिए हमें इनफ टाइम रहेगा भी। तो वाई टू पुट अ टाइम एंड एनर्जी ऑन दोस टॉपिक एट दिस मोमेंट वेयर वी नो कि दिस इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ जेईई मेन नाउ, और जेईई एडवांस का भी होगा कि नहीं होगा ये जल्दी पता भी लगेगा। तो जो चीज पता नहीं है उस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जो चीज पता है उसी को अच्छा करते हैं। हम लोग अभी ये क्यों नहीं बना लेते कि मेरे जो टॉपिक्स अभी एनटीए ने रिलीज किए हैं उसमें मैं बढ़िया प्रोफिशिएंसी ले लूं जेईई मेंस के हिसाब से भी और जेईई एडवांस के हिसाब से भी। और जो लोग अभी लगता है कि उनके पास समय कम है, उनको तो मैं डायरेक्टली एडवाइस करूंगा कि उन टॉपिक्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है जो कंप्लीटली रिमूव हो गए, उन सब टॉपिक्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जो एनटीए के जेईई 2024 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी अभी हाल ही में अल्टीमा सीरीज भी चल रही है, आप लोग तो उसका पार्ट बने हुए हैं। आप देखेंगे इस जेईई अल्टीमा सीरीज में हम लोगों ने इनमें से कोई रिमूव टॉपिक वहां पे नहीं वीडियो रखा है, क्योंकि हम तो एक साल पहले से ही समझ रहे थे एनसीईआरटी से टॉपिक्स रिमूव हुए मतलब वी हैव टू टेक द लाइन ऑफ व्हाट इज गोइंग फॉर द एनसीईआरटी। आप देख सकते हैं चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री हो, चाहे वो स्टेट्स ऑफ मैटर हो, चाहे वो पी ब्लॉक भी क्यों ना हो, हमारा वो वाला पार्ट था ही नहीं अल्टीमा सीरीज का, क्योंकि ये चीज तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, चलेगा वही जो एनटीए कह रहा है। जेईई मेन 2024 में वही आएगा जो एनटीए ने नया सिलेबस दिया है, इसी को अच्छा तैयार करते हैं ना, इसी को बढ़िया बनाते हैं ना। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा, नई बातें समझ में आई होंगी। एक लाइन पकड़ने के लिए मैंने आपको जो डायरेक्शन दिया है आप उसको पकड़ सकते हैं। जो टॉपिक एनटीए में दिए हुए हैं
हम उसी को बढ़िया से बढ़िया करें, उसी को चाहे एडवांस लेवल भी बढ़िया करें। और जो टॉपिक अभी रिमूव कर दिए गए हैं उसके लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। होपफुली जब एडवांस का सिलेबस आएगा तो हमारे लिए डिसीजन लेना और आसान हो जाएगा। इसी के साथ आई विल गिव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द जेईई मेंस 2024 एग्जामिनेशन।